हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसका नाम है राष्ट्रीय आय। हम लोग जो है इकोनॉमिक्स 10th क्लास के जो इकोनॉमिक्स है ना? इसका हम लोग सेकंड लेसन जो है वो शुरू किए हैं जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्रीय आय। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे राज्य की आय किसे कहते हैं? तो किसी भी राज्य की जो कुल आय होता है उसे क्या कहते हैं? राज्य की आय। और राज्य की आय की गणना कैसे किया जाता है? तो किसी भी राज्य के अंदर एक वर्ष में उत्पादित जो भी वस्तु और सेवाएं जो होता है उसकी जो टोटल मौद्रिक मूल्य होता है उसे राज्य की आय कहा जाता है। ये काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसको हम लोग देखे थे। फिर देखे थे कि राज्य की आय की गणना दो आधार पर किया जाता है। एक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर और दूसरा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर। ठीक है, यानी राज्य की आय की गणना किया जाता है। राजकीय आय जो है वो किसी भी राज्य की कह सकते हैं कि जो स्थिति है यानी वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसको ये बतलाता है। जिस राज्य का राजकीय आय अच्छा होगा उस राज्य की कह सकते हैं कि जो विकास या आर्थिक स्थिति या वहाँ की लाइफ जो है वो काफी बेहतर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे राजकीय आय कम होगा तो वहाँ पे लोगों का जीवन कैसा होता है? तो निम्न होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय, जिसको नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो नेशनल इनकम। एन से नेशनल, वाई से इनकम। अब देखिए राष्ट्रीय आय क्या है? अगर इसको सिंपल देखा जाए तो जो राष्ट्र की आय होता है, राष्ट्र की कुल आय, राष्ट्र की जो कुल आय होता है, किसी भी राष्ट्र के जो कुल आय होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसकी भी गणना जो है वो एक वर्ष के अंतराल में किया जाता है। मतलब पूरे एक साल में है ना, देश के अंदर जो उत्पादित कुल वस्तु और सेवा की जो मौद्रिक मूल्य होगा उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है, इसमें जो विदेशों से जो प्राप्त आय होता है, विदेशों से प्राप्त आय को क्या कहता है? तो उसे जोड़ा जाता है। इस तरह से जो है कि राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आय के बहुत सारे डेफिनेशन मिला है, लेकिन आपको राष्ट्रीय आय की परिभाषा के रूप में याद रखना है कि किसी भी राष्ट्र में है ना, एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त जो आय होता है उसे भी जोड़ा जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय आय जो होता है वो किसी भी राष्ट्र की कह सकते हैं कि आर्थिक जो स्थिति होता है, आर्थिक स्थिति होता है उसका एक तरह से ये संकेतक होता है। ठीक है, जैसे देखिए जिस देश की राष्ट्रीय आय अच्छा होगा उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छा माना जाता है, या कह सकते हैं कि उसका आर्थिक विकास, या कह सकते हैं वहाँ की जीवन जो है वो अच्छा माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय जो होता है वो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति या कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में जो है बतलाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय का किसी भी राष्ट्र में या देश में क्या महत्व रखता है? तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आय का किसी भी देश या राष्ट्र में एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जिस देश की राष्ट्रीय आय अच्छी होती है उसे विकसित देश या वहाँ के लोगों के एक अच्छे जीवन के रूप में माना जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगा या कह सकते हैं कि अच्छी नहीं होगा तो उस देश को पिछड़ा या कह सकते हैं कि विकासशील देश के श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो राष्ट्रीय आय होता है वो कह सकते हैं कि किसी भी देश के जो अर्थव्यवस्था होता है, वहाँ की जो जीवन होता है उसमें इसका बहुत बड़ा क्या है? महत्व होता है। तो ध्यान रखेंगे, ये काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो है कि एक परिभाषा दिया गया है प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। इनका कहना है, प्रोफेसर मार्शल है जो राष्ट्रीय आय के बारे में परिभाषा देते हैं। इनका क्या कहना है वो ध्यान से सुनिएगा। इनका कहना है कि किसी देश का श्रम या पूंजी अनेक प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर, यानी किसी भी देश की कह सकते हैं कि जो श्रम या पूंजी जो होता है वो अपने देश की जो साधन होता है, जो प्राकृतिक साधन हो गया या जो भी साधन है, तो उसके ऊपर क्रियाशील होकर के जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, तो उसकी जो कह सकते हैं कि कुल जो होता है, यानी कह सकते हैं कि जो टोटल कह सकते हैं कि जो उसकी मौद्रिक वैल्यू होता है उसी को क्या कहा गया? तो उसको कहा गया है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा जो है अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरीका से दिए हैं।
लेकिन आप सिंपल इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी देश की जो कुल आय होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसकी गणना जो है 1 वर्ष पर किया जाता है, ठीक है? इस तरह से सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसी कह सकते हैं कि जो राजकीय एवं राष्ट्रीय आय होता है, उसी से रिलेटेड एक कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, जिसको आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है, वो भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसको हम लोग सिंपल तरीका से समझेंगे कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, ठीक है? तो एक तरह से देखा जाए तो आय का चक्रीय प्रवाह मतलब उसका नाम में उसका आंसर छुपा हुआ है कि आज जो मेरे पास आय है वो कल किसी और के आय के रूप में बनता है और किसी और का आय जो है वो हमारी आय के रूप में क्या बनता है। मतलब जो आय होता है वो हम मतलब एक दूसरे के पास क्या होता है, घूमते रहता है, ठीक है? तो उसी को कहा जाता है आय का चक्रीय प्रवाह। जैसे एग्जाम्पल, कोई कोई व्यक्ति वस्तु और सेवा का उत्पादन किया, तो वो किसी से काम करवाता है तो वो उसको पैसा देता है, ठीक है? तो जिसको पैसा मिला वो व्यक्ति का आय कहला गया। और जब वही व्यक्ति जो पैसा कमा कर आया, फिर उसी वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए फिर बाजार में जाता है और वहाँ पे खर्चा करता है, तो फिर ये पैसा वापस उस कंपनी के पास या वो उस वस्तु और सेवा को उत्पादन करने वाले व्यक्ति के पास चला जाता है, ठीक है? तो वो उसका अब आय बन गया। तो जो आज मेरे पास आय है, वो कल किसी और के पास आय बन जाता है और फिर कल किसी और के पास जो आय हो, फिर किसी और का आय बन जाता है। तो आय जो होता है, वो हम लोगों के पास एक-दूसरे के पास जो है, वो एक तरह से घूमते रहता है। तो उसी को कहा गया है आय का चक्रीय प्रवाह। मतलब उत्पादक उत्पादक से उपभोक्ता के पास जाना और उपभोक्ता से उत्पादक के पास आय को आना-जाना, इसी को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। जैसे आप सोच सकते हैं कि एक कंपनी में मान चलिए कि कपड़ा कंपनी है, वहाँ पर कोई व्यक्ति कमाने के लिए गया, तो कपड़ा कंपनी का मालिक जो है, जो काम करने वाला व्यक्ति होगा, उसे वो पैसा देगा, तो जिसको पैसा देगा वो उसका क्या कहला जाएगा? आय कहलाएगा। और वही व्यक्ति जब घरे आएगा तो वो अपने बच्चों को कपड़ा खरीदने के लिए जब मार्केट में जाएगा, ठीक है? तो वो पैसा उस कपड़ा खरीदने में खर्च करेगा। तो अब ये पैसा कहाँ जाएगा? उस कंपनी के मालिक के पास। तो कह सकते हैं कि जब हम कंपनी में काम कर रहे थे, तो कंपनी का मालिक जो हमको पैसा दिया वो मेरा आय कहलाया। फिर हम उस पैसा को लाके मार्केट में खर्चा किए और ये पैसा फिर कहाँ चला गया? कंपनी के पास। तो कंपनी का वो आय बन गया। तो देखा जाए तो उत्पादक का आय उत्पादक का आय, वो किसके पास फिर जाता है? उपभोक्ता के पास। फिर उपभोक्ता की आय किसके पास चला जाता है? उत्पादक के पास। तो इस तरह से आय जो होता है, वो एक चक्र के रूप में, किस रूप में? चक्र के रूप में इसका प्रवाह होते रहता है। प्रवाह का मतलब एक बहाव होना, जिसमें कह सकते हैं कि जो उत्पादक है, उत्पादक से उपभोक्ता के पास, फिर उपभोक्ता से उत्पादक के पास, ठीक है? तो इस तरह से कह सकते हैं कि आय का जो प्रवाह होता है, तो उसी को कहा जाता है आय का चक्रीय प्रवाह। इसे और हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज का जो सेवा है वो इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए हम लोग छोटे-छोटे, है ना, जानकारी से हम लोग अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। जय हिंद।